हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर दे। कल तक हमने अपोस्टल तक पढ़ा था, APOSTLE, नीचे लेफ्ट हैंड में पेज नंबर होता है, तो अपोस्टल तक हमने कल पढ़ा था। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अपलॉड, APPLAUD, अपलॉड। शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, यानी ताली बजाकर प्रशंसा करना। अपलोड करना यानी बहुत ही ईजी वर्ड है, ताली बजाकर प्रशंसा करना। आप बहुत बार अपलोड करते हैं ना, आपके दोस्त कोई अच्छा कर लेता है आप अपलोड कर लेते हैं, नहीं तो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, वहाँ पे कोई प्लेयर ने सेंचुरी बना लिया तो वहाँ पे आप अपलोड करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, द क्राउड विसल्ड एंड अपलोडेड, यानी जो क्राउड था उसने विसल करना यानी सीटी बजाना, तो सीटी बजाई और अपलोड किया, यानी किसी ने सेंचुरी मार दिया होगा क्रिकेट में तो ऑफकोर्स क्राउड क्या करती है, विसल करती है और अपलोड करती है। एकदम ईजी वर्ड है। नेक्स्ट देखो अप्रेजल, APPRAISAL, APPRAISAL, अप्रेजल। अप्रेजल तो देखो बहुत कॉमन वर्ड है, जो भी कंपनी वगैरह वहाँ पे आपके कोई दोस्त काम कर रहे होंगे ना, IT सेक्टर कहीं पे भी, तो उनके लिए तो अप्रेजल बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे अप्रेजल में क्या होता है, एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, यानी मूल्यांकन होता है अप्रेजल में। किन्हीं का मतलब उन्होंने मतलब कंपनी क्या करती है, हर महीने या हर साल अप्रेजल करती है, मतलब जो भी उनका एम्प्लॉय है उसने उस साल पे कैसा काम किया तो उसका मूल्यांकन करती है, और फिर उस अप्रेजल के हिसाब से उसका जो सैलरी है वो बढ़ाती है। तो अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो एकदम ईजी वर्ड है अप्रेजल। देन नेक्स्ट है अप्रेंटाइज, ठीक है। अप्रेजल हो गया, अब नेक्स्ट है अप्रेंटाइज। देखो स्पेलिंग क्या, APPRENTICE, अप्रेंटाइज। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता है, यानी अप्रेंटाइज वो होता है वो कोई स्किल्ड आदमी है ना, उसके नीचे काम करता है अप्रेंटाइज, और वो उस स्किल्ड आदमी से स्किल सीखता है। जैसे कि आप किसी पेंटर के पास चले गए है ना, वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह आप सीख रहे हैं तो अप्रेंटाइज कर रहे हो है ना, वो आदमी आपको सिखा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा भी दे सकता है। कंपनी में भी बहुत सारे बच्चे अप्रेंटाइज करते। जैसे देखो सेंटेंस देखो, एन अप्रेंटाइज इलेक्ट्रिशियन, एक अप्रेंटाइज इलेक्ट्रिशियन यानी जो इलेक्ट्रिशियन है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का वो काम सीख रहा है लेकिन अप्रेंटाइज है ना, यानी वो सीख रहा है, ठीक है। देन देखो सेंटेंस ने कहा आपके PDF में नहीं है, ये मैंने तो खुद बनाए हुए, नहीं तो मैंने ढूंढ के मैंने वो आपको सिर्फ समझाने के लिए सेंटेंस लाई, क्योंकि आपको वो वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए। देन नेक्स्ट है एक्वेरियम, AQUARIUM, AQUARIUM, एक्वेरियम। एकदम इजी वर्ड है। अ वाटर टैंक कंटेनिंग फिश और अदर क्रिएचर्स एंड प्लांट्स, एक ऐसी वाटर टैंक होती है ना जिसमें फिश रहती है ना, और वाटर प्लांट्स वगैरह रहते, उसी को एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम तो
आप शायद किसी के आपके घर में भी हो सकता है ना, नहीं तो आपके दोस्त के घर में आपने एक्वेरियम देखा होता है, वो फिश टैंक होती है ना, उसी को एक्वेरियम कहा जाता है। सेम फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया यहाँ पे वर्ड एक्वेरियम, AQUARIUM एक्वेरियम, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ड, है ना। तो एकदम ईजी वर्ड है एक्वेरियम, बहुत ही ईजी वर्ड है। देन एक्वेटिक, एक्वेटिक तो एकदम ईजी वर्ड, एक्वेटिक क्या, AQUATIC एक्वेटिक। एक्वेटिक तो हमने साइंस में बहुत पढ़ा है, एनिमल लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहता है ना, उसी एनिमल को क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये फिश हो गई, ये फिश क्या एक्वेटिक है ना। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी में भी और ज़मीन पे भी रहता है ना, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। और जो जो सिर्फ पानी में रहता है उसे एक्वेटिक कहा जाता है, एकदम इजी वर्ड है। नेक्स्ट अभी एक्वेटिक के बाद एरेबल, एरेबल, ठीक है। तो एरेबल यानी उसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है अरेबल है, अरेबल, ठीक है। अरेबल इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है, क्या स्पेलिंग, ARABLE, अरेबल। क्या है, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कृषि योग्य जो जमीन होती है ना, उसी को अरेबल लैंड बोला जाता है ना। तो एकदम इजी कि यू हैव एन अरेबल लैंड, यानी आपके पास कृषि योग्य ज़मीन है ना, जो पे आप खेती वगैरह कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उसी को अरेबल बोला जाता है, एकदम ईजी। देन नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर, यानी अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ करता है, उसी को आर्बिट्रेटर कहा जाता है ना। कोई विवाद हो गया तो हम किसी आदमी के पास जाते हैं ना, जो दोनों का विवाद ने क्या सॉल्व करता है, वो झगड़ा सॉल्व करता है ना, तो उसी आदमी को आर्बिट्रेटर कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, और आर्बिट्रेटर मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी की एक साइड में नहीं होता, उसी को वो आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होता है पूरी तरह से। सेंटेंस देखो, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर पुट टू एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर, यानी जो केस के जो फैक्ट्स थे ना, उसको हमने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर के सामने रख दिए और हमने उनसे कहा ये देखो ये फैक्ट्स है ना, और आप अभी डिसीजन दो कि कौन गलत कौन सही। आर्बिट्रेटर एकदम इजी वर्ड है। देन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी, ARBITRARY, आर्बिट्ररी, यानी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, मन मर्जी के आधार पर। आर्बिट्ररी वही होता है कि तुम्हारे मन मर्जी के आधार पर तुमने चीज़ें कर दी है ना, वहाँ पे कोई तुमने ऐसे कुछ ये नहीं किया। जैसे आर्बिट्ररी डिसीजन भी हो सकता है, मतलब कुछ उसके बारे में सोचा वगैरह कुछ नहीं, तुमने जस्ट कर लिया। जैसे आर्बिट्ररी प्लान भी हो सकता है ना, आपने जैसे रैंडम आप चले गए कहीं पे घूमने, तो आर्बिट्ररी प्लान कर लिया आपने ट्रैवलिंग का, तो वही होता है आर्बिट्ररी। एकदम इजी वर्ड है, ठीक है। देन यही तक अभी हम एक लास्ट वाला अभी हम वर्ड देख लेते हैं वन वर्ड में। तो क्या हो गया, वर्ड है आर्चेरी, एकदम ईजी है आर्चेरी, ARCHERY, आर्चेरी, आर्चेरी यानी तीरंदाजी। यानी देखो वो जो एरोज वगैरह शूट करते हैं ना, वो यूजिंग बो, वो स्पोर्ट होता है, आर्चरी एक स्पोर्ट होता है, वहाँ पे एरोज शूट करते हैं यूजिंग बो, तो उसी स्पोर्ट को आर्चरी कहा जाता है। तो अभी हमारे वन वर्ड कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। हमारा अभी ये ईडियम चल रहा है, जैसे कि हमने कल तक बैड ब्लड तक कर लिया है, यानी पुरानी दुश्मनी कर लिया था, और हमने क्या सेंटेंस भी करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ये ईडियम। तो अभी हमने बैड एक से स्टार्ट करना है। तो देखो बैड एक क्या होता है, एक बुरा व्यक्ति होता है बैड एक। बैड एक यानी बैड यानी खराब, है ना, एक मतलब अंडा। तो एक मतलब बैड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। मतलब वो पहले तो लगेगा कि वो अच्छा है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो उसने बहुत आपके साथ डिसऑनेस्ट बिहेव किया है ना, तो वही होता है बैड एग। जैसे देखो एग्स तो हमें सब सेम ही लगते हैं ना, लेकिन कोई ऐसा एग हमने उठा लिया जो पॉइजनस है ना, उसको हमने बनाया फिर हमने खाया तो हमें पता चल गया कि यार ये तो पॉइजनस है, क्योंकि दिखते तो सेम ही है ना, तो वही होता है बैड एग। मतलब पहले तो आपको आदमी अच्छा लगेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगा, लेकिन वो बाद में पता चलता है वो डिसऑनेस्ट है, तो यही है बैड एग। देन नेक्स्ट ईडियम है बैड हैट्स, बैड हैट्स, ठीक है। तो बैड हैट्स तो एकदम ईजी है, ठीक है। जैसे बैड एग का मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ आपको, वी कुड टेल ही वॉज अ बैड एग इवन एट अ यंग एज। हम बता सकते कि वो अपने यंग एज में, यानी जब वो जवान था तब भी वो एक बैड एग रहा होगा, यानी डिसऑनेस्ट
आदमी रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी अ बैड हैट, एकदम ईजी है ये भी, बैड हैट, ठीक है। बैड हैट्स यानी फिर से बैड हैट्स यानी दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है, उसी को बैड हैट्स कहा जाता है। मतलब वो ऐसे आदमी होते हैं वो ट्रबल क्रिएट करते हैं, है ना। मतलब जानबूझ के, मतलब बैड एग से भी वो खतरनाक है। जैसे तो दोनों मतलब लगभग सेम ही मीनिंग है, लेकिन बैड हैट्स जो होते हैं कि वो जानबूझ के ट्रबल क्रिएट करते हैं। मतलब वो इतना नेगेटिव नेचर के आदमी होते हैं ना, मतलब आप पढ़ रहे हो फिर भी आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आपको कुछ नेगेटिव बातें करेंगे आपसे, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे ये बैड हैट्स होते हैं, तो इनसे आपको दूर ही रहना पड़ेगा। सेंटेंस देखो, ही इज़ रियली अ बैड हैट, यानी वो बहुत ही एक मतलब ऐसा व्यक्ति है ना जो जानबूझ के ट्रबल क्रिएट करता है, ठीक है। देन है बैड माउथ। बैड माउथ उसका मीनिंग है दूसरे के बारे में अभद्र बातें बोलना। बैड माउथ मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो नहीं क्या, मतलब सामने तो अच्छा बोलेंगे आपके साथ, लेकिन जब पीछे चले जाएंगे ना तो वो गंदा गंदा बात करेंगे कि नहीं वो ऐसा है वैसा ऐसे। ये बैड माउथ वाले लोग होते हैं, तो इनसे भी आपको दूरी रहना चाहिए। ये भी आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ा आपको मतलब पीछे ले जा सकते, तो बैड माउथ लोगों के साथ भी ही करना चाहिए, ठीक है। जैसे उसका सेंटेंस देखो, नो वन वॉन्ट्स टू हायर एन इंडिविजुअल हु बैड माउथ्स अ प्रायर एम्प्लॉयर, यानी कोई भी ऐसा आदमी को हायर नहीं करना चाहिए, यानी अपने जॉब पे नहीं रखना चाहिए जो पहले उसने जहाँ पे काम किया हो ना तो उसके बॉस के बारे में वो बैड माउथ करे, यानी उसके बॉस के बारे में वो गलत गलत बातें करे। क्योंकि वो यदि उसके पिछले वाले बॉस के लिए गलत गलत बातें कर रहा है, उसके लिए बैड माउथ कर रहा है, तो वो ऑफकोर्स आपके लिए भी कभी भी आगे जाके बैड माउथ कर सकता है, क्योंकि वो नेचर होता है आदमी का। तो बैड माउथ यानी दूसरों के बारे में गलत गलत बातें बोलना, है ना, उसी को बैड माउथ। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन यानी 13, बेकर्स डजन यानी 13। देखो ये ईडियम बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वे से आया है मार्केट में, मतलब अपने बोलचाल की भाषा में। देखो बेकर्स एक्चुअली डजन क्या होता है आपको पता है, 12 होते हैं ना डजन, लेकिन बेकर्स डजन 13 के होते हैं, क्योंकि जब ये 12th सेंचुरी ऐसी हुआ कि ये बात है कि वहाँ पे क्या करते थे, जो ब्रिटिश वाले जो बेकर्स थे वो थोड़ा सा मतलब ऐसा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 12 तो वो दे देते थे, जो भी उनके है ना 12 बेकर 12 तो दे देंगे। यदि आप उनके पास जाओगे ब्रेड मांगोगे वो 12 ब्रेड आपको दे देंगे, लेकिन उसका वेट बहुत कम रहता था, तो उसकी वजह से क्या होता था फिर आप मतलब गलत बात होती थी ये। तो वो जब राजा को पता चलता है तो राजा बोलता है जो भी आदमी अभी एक पर्टिकुलर वेट रहेगा उसके वेट के यदि नीचे से ब्रेड देगा जो भी बेकर, तो उसको सज़ा हो जाएगी, वो जेल में चला जाएगा। तो फिर ये बेकर लोगों ने क्या कर दिया, एक ब्रेड एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चलो वेट तो कम है लेकिन एक ब्रेड एक्स्ट्रा हो गया तो फिर वो वेट मतलब उतना ही हो जाता था ना। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए जब भी कोई जाता था उनके पास, हमें एक डजन ब्रेड दे दो, वो 13 दे देते थे। तो वहीं से ये ईडियम आ गया बेकर्स डजन यानी 13, ठीक है। नेक्स्ट है बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी निर्णय तुम्हारे हाथ में है। बॉल इज इन योर कोर्ट यानी निर्णय तुम्हारे हाथ में। ये तो एकदम ईजी ईडियम है ना। जैसे आपने किसी को कुछ समझाया है ना कि तू ऐसा कर, ये कर, वो कर, और आप लास्ट में क्या बोलते हैं, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी आपको जो लगे आप वो कर लेना। मैंने तो समझाने का काम कर लिया, अभी आपको जो लगेगा आप वहाँ से निर्णय ले लो। जैसे एक सेंटेंस देख लेते, हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव रिक्वेस्टेड हिम टू अपोलोजाइज टू हिज बॉस टू सेव हिज जॉब, द बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ, यानी उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली ने उसको समझाया कि आपको यदि जॉब सेव करना है तो आपको आपके बॉस को क्या करना पड़ेगा, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। अभी समझा तो दे दिया, अभी बोला कि अभी बॉल तो अभी उसके कोर्ट में, अभी वो क्या करेगा, अपोलोजाइज करेगा या नहीं करेगा उसके हाथ में ये रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है ईडियम बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत दिशा में प्रयास करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी गलत दिशा, यानी मतलब देखो ये कहाँ से ईडियम आया, जैसे कोई डॉग है वो किसी मंकी के पीछे भाग रहा है और मंकी ए नाम के ट्री पे चला गया, ठीक है, और मंकी वहीं से बी ट्री पे चला गया, लेकिन डॉग को लगता है कि वो ए ट्री पे ही मंकी, और फिर वो डॉग वो ए ट्री के ऊपर बार्क कर रहा है यानी भौंक रहा है ना, लेकिन मंकी तो बी ट्री पे है ना, यानी बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। फिर यही से हो गया कि गलत दिशा में प्रयास करना, तो उसका तो मतलब गलत दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन हम बहुत ही अच्छे दिशा में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से होकर अब यहाँ पे सेशन कर लेते एकदम पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट ईडियम है बैरल ऑफ लाफ्स, बैरल ऑफ लाफ्स, ठीक है, यानी बैरल ऑफ लाफ्स क्या होता है, जोरदार हंसी, है ना, समर और समथिंग दैट इज़ वेरी फनी, उसे बैरल ऑफ लाफ्स कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो,
Several people have lost their jobs recently, so the office isn't exactly a barrel of laughs these days. यानी बहुत सारे लोगों को जॉब चले गए, तो ऑफकोर्स ऑफिस अभी बैरल ऑफ laughs नहीं था, क्योंकि पहले ज़्यादा लोग थे तो हंसी मजाक होता था अच्छे से, लेकिन अभी बैरल ऑफ जॉब्स नहीं है क्योंकि टेंशन का माहौल है. देन नेक्स्ट ईडियम है बैरल ऑफ laughs के बाद बी एन ओपन बुक. एकदम स्पष्ट होना, कुछ भी छिपा नहीं होना. बी एन ओपन बुक यानी एकदम स्पष्ट. जैसे आप किसी को बोलते हो कि आई एम एन ओपन बुक, यानी मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, ठीक है. और जैसे बी एन ओपन बुक ये होता है कि कोई चीज़ बहुत मतलब इजीली अंडरस्टैंड करते हो, तो वो चीज़ क्या होगी, ओपन बुक हो गई. देन नेक्स्ट इडियम है बी फेड अप विद यानी ऊब जाना, परेशान हो जाना, यानी बी फेड अप विद. ये तो बहुत कॉमन है वैसे इडियम, आपने कभी सुना भी होगा. बहुत सारा बच्चे मतलब आपने कुछ इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी देखोगे ना, वहाँ पे बोल रहे थे आई एम फेड अप विथ यू, यानी मैं आपसे परेशान हो गया हूँ. और जो जिन लोगों को ये इडियम पता है ना, ये अभी बहुत यूज़ कर रहे हो, आई एम फेड अप विथ दिस लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो, है ना. देन नेक्स्ट है बी फिनिश्ड विथ, यानी किसी कार्य को समाप्त करना. बी फिनिश्ड विथ यानी किसी कार्य को समाप्त करना. जैसे आपने यदि यानी आपने कुछ यूज़ करना भी बंद कर लिया, तब हम बी फिनिश विथ कर दे. जैसे एक सेंटेंस देखो, कुड आई सी द न्यूज़पेपर व्हेन यू फिनिश विथ इट, यानी मैं न्यूज़पेपर देख सकता हूँ जब आपने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, है ना. और ये रिलेशनशिप में भी ये यूज़ हो जाता है. यदि आप ब्रेकअप कर रहे हो ना, तो भी आप करते हो कि आई एम फिनिशिंग अप विथ यू, यानी आप वो रिलेशन ब्रेकअप कर रहे हो, है ना. देन यही एकदम इजी ईडियम है, ठीक है. अभी नेक्स्ट, तो अभी ईडियम भी एकदम इजी से हो गए हैं. अभी हम बैरन लिस्ट देखेंगे. हमने अब तक एडवर्सरी तक हमने पढ़ लिया था, ओपोनेंट. अभी हम देखेंगे एडवर्स, ठीक है. तो एडवर्स स्पेलिंग क्या, ADVERSE, ठीक है. ADVERSE यानी एडवर्स यानी एडजेक्टिव फॉर्म में, यानी अनफेवरेबल या होस्टाइल, यानी कुछ तो अनफेवरेबल चीज़ हो जाती है उसको एडवर्स कहा जाता है, ठीक है. जैसे देखो ट्रिक कैसा याद रखना है, एडवर्स है ना, तो वर्स यानी और बहुत बुरा, उसी को वर्स कहा जाता है, ठीक है. तो एडवर्स में क्या हो गया, मतलब एडवर्स में और वर्स हो जाएगा ना, तो वही हो गया अनफेवरेबल कंडीशन हो गई. जैसे सेंटेंस देखो, द रिसेशन हैड अ हाईली एडवर्स इफेक्ट ऑन फादर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है. रिसेशन यानी मंदी, आर्थिक मंदी जो होती है ना, उसी को रिसेशन कहा जाता है ना. तो रिसेशन में बहुत लोगों की जॉब भी चले जाते हैं या सैलरी भी कम हो जाती है. तो यही यहाँ पे सेंटेंस है कि रिसेशन के वजह से एडवर्स इफेक्ट हो गया अब पापा के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर, है ना. अभी वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. देन नेक्स्ट है एडवर्सिटी. ये देखो ADVERSITY एडवर्सिटी यानी पॉवर्टी मिसफॉर्चून, है ना. एडवर्स यदि देखो इसका ट्रिक कैसे, यदि एडवर्स सिचुएशन रहेगी तो एडवर्सिटी आ जाएगी ना, तो पॉवर्टी आ जाएगी. एक नाउन फॉर्म है. इसका सेंटेंस देखो, वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली. वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, यानी कोई भी पॉवर्टी या मिसफॉर्चून हो उसको हमें ग्रेसफुली यानी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको हमें उसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए. यही होता है एडवर्सिटी. यानी जो इंसान यदि पॉवर्टी मिसफॉर्चून को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले, फिर वो इंसान तो फिर बहुत ही अच्छा इंसान बन जाएगा. फिर उसको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकेगी और वो बहुत ही फिर आगे सक्सेसफुल हो ही जाएगा. तो जो भी यदि आपके ज़िंदगी में मिसफॉर्चून है ना, उसको है ना, एडवर्सिटी है ना, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, एकदम बढ़िया के तरीके से एक्सेप्ट करके प्रिपरेशन करो विथ पॉजिटिव माइंडसेट. देन नेक्स्ट है एडवोकेसी. ADVOCACY एडवोकेसी. ये एक नाउन फॉर्म यानी सपोर्ट करना या एक्टिव प्लीडिंग ऑन समथिंग्स बिहाफ, यानी आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एडवोकेसी कर रहे हो, है ना. तो ये तो एडवोकेट वर्ड से आ गया ये एडवोकेसी, ठीक है. तो ये तो ट्रिक बहुत ईजी, मतलब किसी चीज़, एडवोकेट तो पता है ना, वो वकालत करते हैं, वो किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, है ना, कोर्ट में, तो उसी से एडवोकेसी आ गया. सेंटेंस देखो, नो थ्रेड्स कुड डिस्यूड बिशप डेस्मोंड टुटू फ्रॉम हिज एडवोकेसी ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स. यानी देखो बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा तोड़ के इसको समझते. यानी कोई भी थ्रेड बिशप डेस्मोंड टुटू नाम है उनको डिस्यूड नहीं कर सकते. कोई भी मतलब धमकी उनके जो पाथ है उससे अलग नहीं कर सकते. उनका पाथ क्या है कि उन्हें वो एडवोकेसी कर रही है ह्यूमन राइट्स का. जो भी साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है ना, उनके ह्यूमन राइट्स को वो एडवोकेसी कर रहे हैं, यानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स के लिए.
देन नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट एक वर्ब फॉर्म है, यानी क्या करना, अर्ज करना, प्लीड फॉर करना, है ना। ये एक एडवोकेसी का ही वर्ब फॉर्म है, एडवोकेट मतलब सेम ही है, एडवोकेट करना यानी आपको पता है सपोर्ट करना किसी चीज़ को, है ना। सेंटेंस देखो, द अबॉलिशनिस्ट एडवोकेटेड फ्रीडम फॉर द स्लेव्स, है ना। द अबॉलिशनिस्ट एडवोकेटेड फ्रीडम फॉर द स्लेव्स, यानी अबॉलिशनिस्ट वो आदमी होते हैं जो ये चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जाए, स्लेवरी खत्म हो जाए। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड, फांसी वगैरह देना होता है ना, उसी को कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। तो यही वो लोग होते हैं अबॉलिशनिस्ट, ठीक है, अबॉलिशनिस्ट, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यही ये नाउन फॉर्म में भी है, एडवोकेट जो वर्ड है ना ये नाउन फॉर्म में भी है, ठीक है। जैसे कि एडवोकेट तो आपको पता ही है ना, जो वकील वगैरह होते हैं उनको एडवोकेट भी बोला जाता है। देन एरी, AERIE, एरी, AERIE, एरी एक नाउन फॉर्म में, यानी इसका मीनिंग देखो, नेस्ट ऑफ अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे, ईगल और हॉक, यानी जो ईगल होते हैं ना उनका नेस्ट जो होता है ना वो उसी को क्या बोला जाता है, एरी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो इनका ईगल, इनका नेस्ट कहाँ पे होता है, बहुत ऊपर होता है, माउंटेन के बहुत ऊपर होता है नेस्ट, है ना। तो मतलब कि एयर में होता है, मतलब बहुत ऊपर होता है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से कि ईगल का नेस्ट एयर में होता है, बहुत ऊपर हवा में होता है, तो उसी से याद रख सकते हैं, एरी यानी नेस्ट होता है ईगल का। सेंटेंस देखो, द मदर ईगल swooped down on the unwitting rabbit and bore it off to her eyrie high in the Rocky Mountains, यानी ईगल जो माँ थी उसने क्या कर दिया, अनविटिंग रैबिट, अनविटिंग मतलब एक अनजान रैबिट, यानी उसको पता ही नहीं था कि वो ऊपर ईगल है, तो उसने उस रैबिट को पकड़ लिया और उस रैबिट को पकड़ के वो नेस्ट में चली गई अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उस रैबिट को खिलाने के लिए। तो ये होता है एरी यानी नेस्ट होता है एक, ठीक है, घर होता है ईगल का, ठीक है। तो देखो एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, एस्थेटिक एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी क्या है, आर्टिस्टिक या डीलिंग विथ और कैपेबल ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल, किसी खूबसूरत चीज़ को जो अप्रिशिएशन करना होता है ना उसी को क्या बोला जाता है, एस्थेटिक बोला जाता है ना, ठीक है। इसमें इनका आस्था का भाव है, जहाँ पे जो भी चीज़ ब्यूटीफुल होती है ना वहाँ पे आपकी आस्था होती है ना। जैसे भगवान बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, इसलिए हमें भगवान में आस्था होती है, तो वही से हम याद कर सकते हैं एस्थेटिक, ठीक है। जैसे देखो सेंटेंस, द ब्यूटी ऑफ टिफनीज स्टेन ग्लास अपील टू ईस्टर्स एस्थेटिक सेंस, यानी टिफिन के जो इनका स्टेन ग्लास थे ना, ग्लास यानी चश्मा वगैरह होता है ना, स्पेक्टेकल, उसी को ग्लास बोला जाता है। तो जो उसके स्टेन ग्लास थे ना उसके वजह से उसको बहुत अच्छा लगा, अपील हो गया। और जो ईस्टर एक आदमी है उसका जो एस्थेटिक सेंस है, यानी उसका वो वाला सेंस जो किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को अप्रिशिएशन करने वाला, तो उसको अपील हो गया, फिर उसने उसको अप्रिशिएशन भी दिया होगा। एस्थेटिक वही होता कि आर्टिस्टिक या डीलिंग विद और कैपेबल ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल, किसी ब्यूटीफुल चीज़ को अप्रिशिएट करना। देन अफेबल, AFFABLE, अफेबल एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी इजीली अप्रोचेबल और वार्मली फ्रेंडली, यानी अफेबल वो होता है कि जिसको हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं और बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है। देखो अफेबल में एबल का साउंड आ रहा है ना, तो जिस आदमी के पास हम फ्रेंडली वे से जो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, हम फ्रेंडली वे से उसके पास एबल हो सकते हैं, वो क्या हो गया, अफेबल हो गया, है ना। तो एक एबल आदमी भी होता है, यानी हम उसको फ्रेंडली वे से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अफेबल एकदम इजी वर्ड है, वैसे वो तो वन वर्ड में हो भी चुका है अफेबल, है ना। तो वही हो गया अफेबल, यानी आपका बॉस हो सकता है अफेबल, यू हैव एन अफेबल बॉस, यानी फ्रेंडली बॉस। देन नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड यानी आर्टिफिशियल, प्रिटेंडेड, है ना, अज्यूम्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस्ड, यानी वो इम्प्रेस वगैरह करने के लिए अफेक्टेड, यानी वो प्रिटेंड करता है चीज़ें, वो किसी को इम्प्रेस करना है तो वो प्रिटेंड करेगा। जैसे देखो कोई आदमी होते हैं 1-2 महीने के लिए फॉरेन चले जाते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो वापस जब आते हैं ना तो वो उनका एक्सेंट ऐसा प्रिटेंड करते हो, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में बात करने लगते हैं, यानी वो प्रिटेंड करते हैं ना। तो वही होता है, फिर अफेक्टेड उनका एक्सेंट हो जाता है ना। इसको याद कैसे रखना है, अफेक्टेड में इफेक्ट आया, है ना। तो कोई तो दवा हो गई, उसका साइड इफेक्ट हो गया और वो आदमी अभी कैसे हो गया, वो अफेक्टेड हो गया, यानी आप प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और चीज़ करके, है ना।
इम्प्रेस करने के लिए कोई कुछ तो अलग कर रहा है, वही होता है अफेक्टेड। ट्रिक भी आपको पता चल गई है ना। जैसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस यू हैव एन अफेक्टेड एक्सेंट, यानी आप प्रिटेंड कर रहे हो एक्सेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट एकदम ईजी वर्ड है, वन वर्ड में भी हो चुका है। नाउन फॉर्म में रिटर्न स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, यानी आपने एक ओथ है ना शपथ पत्र लिख दिया, वहाँ पे आपने कुछ लिख लिया। जैसे मैंने बोला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट 4-5 दिन के बाद आपको फिर से दे दूंगा, प्लीज़ मुझे टाइम दे देना, यानी शपथ पत्र देते वहाँ पे, ठीक है। एफिडेविट में देखो आईडी भी आ रहा है ना बीच में, AFF आईडी आ रहा है ना, तो एफिडेविट जब आप देते हो ना तो आप आईडी यानी आप आइडेंटिटी कार्ड का भी जेरोक्स वहाँ पे देते हो, तो यहाँ से आप एफिडेविट आप याद रख सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट है, हाँ जैसे आप इसका सेंटेंस देख लो, द कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज स्टेटमेंट अनलेस ही प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट, यानी कोर्ट ने उसका स्टेटमेंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर लिया। जब तक आप एफिडेविट नहीं दोगे, यानी आप आपका शपथ पत्र आपके रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दोगे, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह नहीं करोगे, तब तक हम आपका एफिडेविट यानी हम आपका स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो ये कोर्ट में ज़्यादा यूज हो जाता है एफिडेविट। देन नेक्स्ट वर्ड है एफिलिएशन, AFFILIATION, एफिलिएशन, यानी एक नाउन फॉर्म है। यानी मीनिंग क्या हो गया इसका, जॉइनिंग, एसोसिएटिंग विद, एफिलिएशन, यानी आप किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, है ना, किसी के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एफिलिएशन कर रहे हो, है ना। जैसे इसमें देखो एफिलिएशन में अफेक्शन का साउंड आ रहा है ना, जैसे आपने LI वो बीच का छोड़ दिया ना तो अफेक्शन का साउंड आ जाएगा। तो अफेक्शन, जिस आदमी के साथ आपका अफेक्शन होता है ना, आप उसी के साथ तो एफिलिएशन करोगे, है ना। जिस आदमी के साथ आपको प्यार होता है उसी के साथ आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो वही होता है ना अफेक्शन होना, यानी वही एफिलिएशन तभी होगा, यानी ज्वाइन करना। सेंटेंस देखो, हिज अफिलिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टी वॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर ही सून डिसएग्रीड विथ हिज कलीग्स, यानी उसका जो ज्वाइनिंग था, ये उसका जो अफिलिएशन था पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो बहुत छोटे देर तक था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही उसके कलीग्स के साथ उसका डिसएग्रीमेंट होने लगा, यानी झगड़े वगैरह होने लगे, या वो एग्री नहीं कर पा रहा था कलीग्स के साथ। तो यही हो गया एफिलिएशन भी। तो यही भी अभी खत्म हो चुका है हमारा बैरन का लिस्ट। अभी हम फ्रेजल वर्ब निकालेंगे। अभी 41 ये फ्रेजल वर्ब हमारा चल रहा है, बहुत ही आसानी से हम अब इसको भी कर लेंगे। 41 देखो, ब्रिंग अप, ठीक है, यानी इसका मीनिंग है टू रेज करना, या टू रियर करना, या टू इंक्रीज करना, ठीक है। जैसे हिंदी में उठाना, किसी मुद्दा इसको कोई हो तो उसको उठाना, यानी मुद्दे को रेज करना, या किसी का पालन पोषण करना, है ना, या कुछ चीज़ बढ़ाना। ये तीनों का क्या होता है, ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब हम इन तीनों के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, शी वॉज ब्रॉट ऑफ इन अ वेरी पुअर फैमिली, यानी उसका पालन पोषण बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ, यानी ब्रॉट अप तो हमने बहुत बार यूज़ भी करते हैं हम, बहुत ही ईजी फ्रेजल वर्ब है। देन नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन, यानी टू विजिट अ पर्सन। यदि आप किसी पर्सन को विजिट कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, कॉल ऑन कर रहे हो, किसी से जाकर भेंट करना, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, द PM विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो, यानी PM साहब क्या करेंगे, फ्लड विक्टिम्स जो है, यानी फ्लड विक्टिम्स जो है उनको क्या करेंगे, कॉल ऑन करेंगे, यानी उनको जाके मिलेंगे, है ना, सिंपल है। देन नेक्स्ट है कॉल एट, उसका मीनिंग है टू विजिट अ प्लेस, किसी के घर, ऑफिस इत्यादि जाकर भेंट करना। कॉल ऑन क्या है, किसी पर्सन से मिलना। कॉल एट क्या है, किसी प्लेस पे जाना। जैसे सेंटेंस देखो, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वेर नॉट एट होम, यानी मैंने लास्ट संडे को आपके प्लेस पे गया था, यानी आपके घर पे गया था पर आप घर पे नहीं थे। कॉल एट यानी किसी प्लेस को विजिट करना। नेक्स्ट है इडियम कॉल फॉर, यानी टू डिमांड आंसर और एक्सप्लेनेशन, यानी आप किसी से मांग कर रहे, डिमांड कर रहे कि हमें आंसर दो, हमें एक्सप्लेनेशन दो, तो वही होता है कॉल फॉर, यानी मांग करना। जैसे सेंटेंस देखो, दिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर, यानी उसका जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, है ना, उसको वो मांग करता है उसकी कि उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इसकी वो मांग करता है। कॉल्स फॉर यानी टू डिमांड करना आंसर एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। कॉल फोर्थ यानी टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन या इलिसिट करना, यानी क्या, प्रतिक्रिया पैदा करना, उसी को क्या बोला जाता है, कॉल फोर्थ कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल
कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यानी ये जो नया बिल है ना लैंड एक्विजिशन का, उसकी वजह से क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा हो गई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है ना, कि मतलब बहुत कम पैसे में फार्मर से नहीं लैंड ले रहे होंगे गवर्नमेंट, है ना, इसलिए फिर फार्मर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पे दे दिया था, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसे हमारे अभी फ्रेजल वर्ब भी हो चुके, तो एकदम आसानी से हमने ये फ्रेजल वर्ब भी कर लिए। थैंक यू सो मच।